ठीक है। तो अभी जो मैथ्स में है इंटर एक्सेल 1.1 का 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन है, समझ नहीं आ रहे कैसे करने। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, वो कह रहा है कि जो 6 की पावर n दे रखी है ये, कि n को कुछ भी रख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखते हैं हम, तो उसका जो लास्ट जो डिजिट होगा वो 0 पे खत्म होगा। लास्ट डिजिट मतलब जैसे मान लो 250 है, तो लास्ट डिजिट क्या हुई? 0। 300 है, लास्ट डिजिट क्या हुई? 400 है, लास्ट डिजिट क्या हुई? तो ऐसे कई सारी डिजिट बन सकती है जिनकी जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। तो क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि चेक करो कि 6 की पावर n, और n हम कुछ भी रखे, ठीक है, मान लो 6 की पावर 1 रख दिया, या 6 की पावर 2 रख दिया, या 6 की पावर 3 रख दिया, ठीक है, तो उसका जो लास्ट डिजिट हो 0 हो। अब कैसे चेक करेंगे हम ये देखते हैं। अब चेक ऐसे करेंगे हम, इसकी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम 6 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 × 3 बनता है, ठीक है, 6 की। अब एक चीज ध्यान देखना, जब भी 0 होगा किसी डिजिट के पीछे, उसमें हमेशा 2 × 5 जरूर होगा। ये दोनों डिजिट होनी जरूरी है, तभी वो उसकी डिजिट की लास्ट डिजिट क्या होगी? 0 होगी। जैसे अगर हम 25 को ओपन करते हैं, 250 को ओपन करते हैं, तो ये क्या होगा? 5 × 5 × 5 × 2 बोल सकता हूं इसको। 5 5 द 25, 25 द 125 × 2। देखो इसमें 2 और 5 आ रहा है, आ रहा है। 300 को करके देखते हैं एक बार हम, 3 × 5, ऐसे सिंपल करके देखते हैं। 3 × 2 × 5 इंटू में 2 × 5 लिख सकता हूं। 300 को लिख सकता हूं ना। देख इसमें भी 2 × 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। 400 का करके देखते हैं एक बार हम। 2 × 5 समझ आया भाई? इसका 4 बन गया, ये 10 है, ये 10 है, तो क्या हो गया? 400 हो गया। इसमें भी 2 × 5 आ रहा है। मतलब अगर हमें जो लास्ट डिजिट 0 है उसमें 2 और 5 जरूर होगा। समझ रहे हो इस चीज को? उसमें 2 और 5 जरूर होगा, पर हम जब 6 को करते हैं तो इसमें खाली 2 आ रहा है। जब हम 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें खाली 2 आ रहा है, 5 कहीं नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता 6 में जिसमें उसके लास्ट डिजिट क्या हो जाए? 0 हो जाए। समझे इस चीज को? कैसे हमने इसने चेक करने के लिए बोला है कि भाई चेक करो जो 6 की पावर n है, और n हम कुछ भी पुट कर दे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, क्या इसकी जो लास्ट डिजिट है 0 बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो इसमें 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा, तो 0 कभी बन ही नहीं पाएगा लास्ट में। समझ रहे? उतार लो फिर ये इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 × 11 इंटू में 13 प्लस का 13, इसको मान लेंगे x, और y क्या कह रहा है? 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 प्लस 5। तो ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है।
अब कंपोजिट नंबर होते क्या है पता है? जिस हाँ ये भी सही है एक तरह से। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टर्स किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? जो खुद से या एक से कट सके उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो हो सकते हैं जो अपने से भी, एक से भी और अदर डिजिट से भी कट सके, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। सबसे पहले एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं 13 कॉमन ले लेता हूं एक्स के अंदर, तो 7 × 11 × 1 प्लस का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 77 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 78 आएगा। अब 78 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं हम, क्या होते हैं? 78 के करते सॉल्व, किससे जाएगा, 249, सॉरी 39, 2 3 द 6, 2 9 द 18। ठीक है, फिर 3 से जाएगा एक पे और 3 पे, फिर 13 से जाएगा एक पे। तो जो 78 के प्राइम फैक्टर्स बने, 13 इंटू में, हाँ 13 इंटू में 2 × 3 × 13 बन गया। अब यहाँ पे देखो कई सारे प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टराइज मैंने कर दिए ना, एक से भी ज्यादा है, तो क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ ना। भाई ये नंबर जो भी ये मैंने बनाया, इसको मैं चलो टोटल कर लेता हूं। टोटल कितना आएगा देखो इसका, इसका ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका। देखो यहां पे भी हम ये खत्म कर सकते हैं। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि जो दूसरे नंबर से भी कट सकता हो। तो मैंने जब ये प्राइम फैक्टर कर दिए, ये कोई नंबर डिजिट बनेगी ना, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो इन जब को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कोई डिजिट बनेगी, बनेगी। वो डिजिट 13 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है और 3 से भी कट सकती है। तो क्या हुआ, एक से ज्यादा बन गए ना फैक्टर्स, तो वो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। समझे? समझ आया ये मैंने करा जो एक्स के लिए करा, समझ आ गया? अब वाई के लिए करो, खुद करो वाई के लिए। पहले ये नोट डाउन करो, उसके बाद ऐसे ही वाई को सॉल्व करना है। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। भाई एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है। इसमें एक सोनिया नाम की लड़की है जो 18 मिनट में, ठीक है, 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया नाम की लड़की है वो कितने देती है, ये ए पॉइंट से दोबारा ए पे आने पे 18 मिनट लगाती है, ठीक है। और जो रवि लगाता है वो 12 मिनट लगाता है, इससे स्टार्ट हो गए इसी भी खत्म होने में, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, कि इसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, देख लेता हूं, ठीक है। एक इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और इसी पॉइंट से खत्म हो रहे हैं और एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी भागी और ये भी भाग एक साथ भागे इस पॉइंट से। तो वो कह रहा है वो कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे, ये पूछ रहा है ना वो। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि कितने मिनट बाद ही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले रहेंगे, ये पूछ रहा है ये। सिंपल करना है इसमें अंदर, इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम पहले तो। 2 9 द 3 3 द 3 1 ज़ा, ठीक है। 12 का निकालेंगे, 2 6 2 3 एंड 3 1, ठीक है। एलसीएम हम कैसे करते हैं इसके अंदर,
2 × 3 × 3 और 2 × 2 × 3। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जिसपे होते हैं वो ले लेते हैं। तो क्या होगा इसका 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर एलसीएम, इधर से 3 स्क्वायर ले लिया, इधर से 2 स्क्वायर ले लिया, तो क्या होगा 4 × 9, तो 36 मिनट्स के बाद ये एक दूसरे से आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाए। फिर इसे 36 को के मिनट से डिवाइड हो जाएगा। नहीं 36 मिनट हो गया ना आंसर। तो इसमें राउंड नहीं पूछे कि नहीं राउंड नहीं कुछ पूछा हुआ इसके अंदर, उसने से पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, √2 को रैशनल मान लिया। मतलब अगर रैशनल मान लिया तो मतलब इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अगर रैशनल नंबर होगा तो मतलब a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है, यहां पे जो a और b है, a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब जैसे 2/3, 2/5, मतलब इससे आगे नहीं कट सकता। समझ रहे हो, अगर मैं 4/6 बोलता हूं तो ये को प्राइम्स नहीं है, ये कट सकते हैं। को प्राइम्स कब बनेंगे, ये तो 2 और 3 को प्राइम्स है। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने बताया था इसमें। याद समझ आया कि ए और बी है हमारे क्या है, को प्राइम्स है। मतलब को प्राइम्स का मतलब कि इनके लिए 1 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 2 के लिए या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 के लिए या तो 3 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो 1 ही है कॉमन फैक्टर इनका। समझ रहे जी, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर होता है 1 और उसके अलावा और कोई होता ही नहीं। समझे, जैसे 4/5 और नहीं कट सकते, और इन दोनों का जो फैक्टर हुआ क्या हुआ, कॉमन फैक्टर 1 हुआ। समझे ना इस चीज को। तो इनके को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका एक ही फैक्टर होता है जो कि वो होता है 1, उसके अलावा नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा a² / b²। मैं इसको ये लिख सकता हूं 2b² = a², क्योंकि मैं b² को इस तरफ ले गया तो ऊपर मल्टीपल में चला जाएगा क्योंकि यहां पे डिवाइड में था। समझे चीज, तो इसका मतलब जो a² है वो 2 से कट सकता है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो a² है वो 2 से क्या हो सकता है, कट सकता है, तभी तो b आएगा। ठीक है, यहां से क्या होगा कि a² है, a² इज डिविजिबल बाय 2। अगर a² डिविजिबल बाय 2 है तो a भी तो खाली डिविजिबल बाय 2 होगा। तुम कहोगे ऐसा क्यों, मान लो 2 का स्क्वायर क्या है 4, अगर 4 2 से कटता है 2 पे तो यहां पे ये 2a है तो 2 भी तो 2 से कट सकता है। अब हम 3 को लेके चलते हैं। भाई a की जगह मैंने पुट कर दिया 3 को, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अगर 9 3 से डिविजिबल है
तो 3 भी तो 3 से डिविजिबल है। जो मैं समझाने की कोशिश कर, समझ रहे हो? अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हम बोल रहे हैं कि भाई ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ए भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। कंफ्यूज हो? मैंने लेट कर रखा है कि भाई जो ए जो डिजिट है, ये ए स्क्वायर है पूरा मेरे पास। ए को मैंने मान लिया, चलो ऐसे इसको करते हैं, लेट ए इक्वल टू 2। ठीक है, अब ए का स्क्वायर मैंने कर दिया, तो कितना आ गया? 4। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 इज डिविजिबल बाय 2। हाँ भैया है, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या थी? 2, तो इसका मतलब ए भी तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर ए की वैल्यू या 3 पुट कर दी, यहां पे हमारा हो गया 9। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है 9, तो इसका मतलब 3 भी तो कट सकता है 3 से। बस ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ये आगे हमें करना नहीं ये चीज। ये मैंने लेट कर लिया कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो मतलब ए भी तो 2 से कट सकता है, कट सकता है। तो इसको मैं ए इक्वल टू 2 आर लिख सकता हूं। आर कोई भी मल्टीपल हो गया, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी इंटीजर हो गया, वेयर आर इज एन इंटीजर। एन लिख भी दिया इसमें, समझे आप? अब मैंने ये जो है ए इज इक्वल टू 2 आर, मैंने यहां पे पुट कर दिया इस इक्वेशन में। ए इक्वल टू 2 आर मैंने कहा पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया? 2b स्क्वायर इक्वल टू 2r का पूरा स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। समझे इस चीज को? अब इसमें क्या करेंगे कि भैया ये तो कट गया मेरा 2 पे। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, br स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहां तक समझ आया? कोई डाउट? पक्का? ठीक है, यहां समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब देखो सेम चीज जो हमने यहां करी थी, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, यहां पे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो मतलब बी भी तो डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। ये एजम्पशन चल रही है सारी, एज्यूम करते चल रहे हैं हम। अगर बी 2 से कट रहा है, बी स्क्वायर 2 से कट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या? बी भी तो 2 से कट सकता है, यही सेम चीज ऊपर वाली। पर ए और बी क्या थे हमारे? ए और बी क्या थे हमारे? एक से ज्यादा उनका कोई प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता, पर यहां पे क्या हुआ? यहां पे एक और बन गया 2। तो ये दिक्कत क्यों आई? हमने तो यहां पे को प्राइम माने थे ए और बी, कि भैया इसका जो प्राइम फैक्टर है वो एक 1 ही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। पर यहां पे तो 2 भी निकल गया, ए का भी 2 निकल गया और बी का भी 2 निकल गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एज्यूम ही गलत करा था कि √2 इज रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? √2 क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। समझ रहे ये चीज? थोड़ा एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, वैसे समझ आ जाएगा। पर ये चीज समझ आई, ऐसे ही होंगे सारे आगे प्रूफ। ये चेंज हो जाएगा, ये √5 बन जाएगा इसकी जगह। आगे एक दो क्वेश्चन और है, वो भी मतलब वो तो इजी हो जाते हैं। ये टफ पड़ते हैं, जो √2 √3 √5 होते हैं ना, ये थोड़े टफ पड़ते हैं।
जो बड़े वाले डिजिट्स होते हैं √3+1 √2+1 वो इजी होते हैं बल्कि। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लो। प्लस का 2√5 ये सबसे इजी होता है। 3+ का जो 2√5 है इसमें भी वही सेम चीज करेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब 3+ का 2√5 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, इसको मैं ये ऐसे करके लिख सकता हूं a/, रुको, 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस का 3। लिख सकता हूं इसको ऐसे। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इस ये b आ जाएगा, तो a माइनस का 3b हो जाएगा। 2 को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो नीचे जाएगा, या मल्टीप्लाई में तो इस तरफ क्या जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a माइनस का 3b अपॉन में 2b है। पर जो a और b है वो क्या है? कोप्राइम है। और क्या बोलेंगे, इंटीजर्स भी तो है, क्योंकि p/q की फॉर्म में इंटीजर्स ही होते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, पर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। ये समझ रहे हो ना जो मैं बता रहा हूं? a/b है, कोप्राइम तो है ही, पर जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो कोप्राइम तो है ही। ठीक है, पर इंटीजर्स भी तो है। अगर हम इसके अंदर इंटीजर पुट करेंगे तो उसका आंसर रैशनल आएगा ना, रैशनल नंबर तो आएगा। ये क्या है? रैशनल नंबर तो है। 1 क्या है? खाली 1 क्या है? 2 क्या है? 3 क्या है? 2 क्या है? अगर हम इनको a की जगह 1 और b की जगह 2 पुट करेंगे तो रैशनल, इसको जब पूरा सॉल्व होगा तो रैशनल नंबर ही तो आएगा। मान तो पुट करके देखते हैं एक बार। हमने 1 पुट करा यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमने पुट करा 2/3 पुट करा, 2/3, 3/2, 3/2 पुट करा। चलो ठीक है, a की जगह पुट करा हमने 3, b की जगह पुट करा हमने 2, तो 3 2 क्या हो गया? 6। b का क्या हमारा 2, तो क्या हो गया हमारा 4। क्या आ गया? -3/4। p/q की फॉर्म में है, तो p/q की फॉर्म में हो तो क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ ना। अगर p/q की फॉर्म में मैंने लिख दिया तो क्या हुआ? रैशनल नंबर हुआ। पर किसके इक्वल आ रहा है ये? √5 क्या है? क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत हो गई। अब स्टेटमेंट गलत की हुई क्योंकि हमने 3+2√5 को रैशनल नंबर माना था। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है? रैशनल नंबर है। समझ आई है? दोबारा समझो एक बार। ये इजी पढ़ते वाले, बल्कि सिंगल वाले टफ पढ़ते हैं। उसमें जैसे आपने a को 2 और b, वो तो मैंने समझाने के लिए माना है, मैंने दिखाने के लिए कि अगर इसके अंदर मैं इंटीजर पुट करूंगा तो मेरा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। ये दिखाने के लिए मैंने करा है। जो a और b की वैल्यू पुट करी है ना मैंने, वो सिर्फ दिखाने के लिए पुट करी है मैंने, कि अगर मैं इसमें इंटीजर पुट करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। कुछ भी पुट कर लो, a की जगह 5 4 पुट कर दो, b की जगह 4 पुट कर दो, तब भी p/q की फॉर्म में आएगा। मान लो अगर आंसर मेरा ये, अगर इसको सॉल्व करके a और b कुछ ऐसा पुट करूं, मेरा आंसर 10 आ जाए, तो क्या ये रैशनल नंबर है? 10 रैशनल है, क्योंकि मैं इसको भी p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। p/q फॉर्म में तो रैशनल नंबर हो गया, पर किसके इक्वल आ रहा है? तो इरेशनल नंबर तो रैशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना था, तो ये क्या हुआ? इरेशनल नंबर हो गया। समझ आ गया? तो नोट डाउन कर लो उसको। हाँ,
कितना हो गया? हाँ तो वही सेम चीज हो गई, ये आ गया ना, √3 के इक्वल आ गया। अब इसकी साइन भी तो चेंज कर दो। ये क्या है, ये 6b है। हाँ तो 6b माइनस का a लिखो ना इसको फिर, अपॉन में 5b। तो वही लिखना है, हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, सेम वही चीज। ठीक है, सो ये जो पूरी टर्म है ये रैशनल नंबर है, बट √3 इज इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आवर एजम्पशन दैट ये 6 माइनस 5 √3 इज रैशनल नंबर, सो 6 5 √3 इज इरेशनल नंबर। समझे? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, 1/√2 करो। हाँ, 1/√2 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। वैसे जैसे कि अभी मैंने समझाया वैसे करो। पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर होगा तो क्या a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, तो पहले तो रैशनल मानेंगे ना उसे। लेट अस assume that 1/√2 is rational number. सही तो कर दिया यहाँ तक। अभी आप लिखना कि here b and a are integers, so b by a is a rational number, but √2 is irrational number. This contradiction is due to our wrong assumption that 1/√2 is rational number, so या hence 1/√2 is irrational number. लिखो, इसमें लिखो, खुद लिखो एक बार, सेम लैंग्वेज लिखनी है खुद ही। क्या लिखते हो तुम? पढ़ के बताओ। Here we can get wrong assumption that 1/√2 is a rational number. This contradiction is wrong and हम्म, 1/√2 is irrational. यहाँ पे लिखना है पहले कि here b and a are integers,
So b by a is a rational number. where A and B is Here a and b is integer. Is integer. So a by b, b by a is a rational number. So b by a is a rational number. But root 2 is irrational. नेक्स्ट लाइन से लिख लो, उसमें मत ऐड करो तो लिख लो here a and b are integers, so b by a is a rational number. But root 2 is irrational. But root 2 is irrational. नेक्स्ट लाइन से लिखो this contradiction is due to our wrong assumption. This contradiction is due to our wrong assumption that 1 by root 2 is rational. नेक्स्ट लाइन से लिखो so 1 by root 2 is irrational number. ठीक है, समझ आ गया? 7√5 करो. 7√5. मैंने तुम्हें दादी को लिंक भेज दिया था क्लास का, रिवीजन के लिए कि रिवाइज वाइज करना हो. मेरी मम्मी का नंबर ले चलो दे दो. बताओ. 78 7, 8, 27 2, 7, 32 3, 2, 72 7, 2, 00 00. तेरे नाम से सेव कर लेता हूँ मैं. यस, मुझ पर. अब जैसे 7b अपॉन a इक्वल्स टू रूट 5 आ गया. क्या आ गया? 7b 7b अपॉन ए. तो 7 को उधर ले जाओ ना. हाँ जो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 7 ले जाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे b और a इंटीजर हो गए. ठीक है, तो b बाय ए क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया. ठीक है, पर ये क्या है? इरेशनल नंबर के इक्वल है. तो ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता. बस वही सेम चीज स्टेटमेंट लिखनी है फिर दोबारा.
ये किया लिख लिया? मेरे को सेम चीज लिखी है ना? बोल के बताओ एक बार ये वाली हाँ एक बार बोल के बताओ। here a and b are integer हम्म and a upon b are rational number हम्म but root 5 is irrational. हम्म This contradiction is due to our wrong assumption that root 5 is rational. रूट 5 इज रैशनल नहीं, Irrational. 7 रूट 5 इज रैशनल। हमने इसको एज्यूम करा था ना 7 रूट 5 को। So it's irrational. हाँ ठीक है, समझ आ गया चीज? ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही है, और कल तो छुट्टी रहेगी, और वो है मंडे से